मैं आए हुए अतिथियों का स्वागत करता हूं और ये बताना चाहूँगा इन द कॉलेज फॉर द लास्ट कपल ऑफ वीक्स ये इवेंट्स चल रहा था और स्टूडेंट्स अलग अलग क्लासेस में जाकर डिस्कशन के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से बिहार के डेवलपमेंट के लिए अलग अलग आइडियाज़ को प्रोड्यूस कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, प्रेजेंट कर रहे थे। इनमें से कुछ चयनित आइडियाज़ को हमने आपके समक्ष रखने के लिए आज इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। सो द पार्टिसिपेंट्स प्लीज़ बी देयर। आबादी के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है बिहार और क्षेत्र के हिसाब से 12वां सबसे राज्य और जीडीपी के हिसाब से 14वां सबसे राज्य। बहुत पोटेंशियलिटी है लेकिन साथ में चुनौतियां भी हैं। इन चुनौतियों के बीच में क्या समाधान हो सकता है? चुनौतियां बदलेंगी नहीं, जो भौगोलिक चुनौतियां हैं, सामाजिक चुनौतियां हैं, बदलेंगी नहीं, लेकिन एक चीज़ है जो हम बदल सकते हैं, वो है माइंडसेट। हमारे पास सबसे बड़ा रिसोर्स है युवा और अगर इन्हें थोड़ा सा सपोर्ट मिले, थोड़ा सा सहयोग मिले, सब कुछ सरकार भी नहीं कर सकती, इसलिए हम सरकार को भी नहीं कह सकते कि सब कुछ आप करें, लेकिन कुछ आइडियाज़ है जो बिहार के इन युवाओं ने प्रेजेंट किया है। मैं बताना चाहूँगा कि सिमज में बिहार के सभी जिलों से लगभग छात्र पढ़ने के लिए आते हैं और विभिन्न बैकग्राउंड के छात्र आते हैं। इनमें से ज़्यादातर छात्र किसान परिवार से आते हैं या बिजनेसमैन परिवार से आते हैं जिनके पिताजी या माताजी बहुत छोटा उद्योग करते हैं और उससे जुड़े हुए हैं। तो इन अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों ने अपने नज़रिए से देखा है चीज़ों को और मैं चाहूँगा कि आज ऑडिटोरियम के सभी लोग उस नज़रिए से परिचित हों। सो विल गो अहेड विद द फर्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। ऑलराइट, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। सब प्लीज़ माइक्रोफोन दे देंगे वहाँ पर। बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है? कोई लॉटरी लगी है क्या? अरे हाँ, खुशी की तो बात ही है। इस बार लीची की फसल जो इतनी अच्छी हुई है। हमारे हाजीपुर का केला भी किसी सोने से कम है क्या? हाजीपुर के केले की बात ही कुछ और है। क्या फायदा भाई, एक बरसात के बाद तो सारी मेहनत को कीड़े लग जाते हैं। हाँ सही बात है, हमारे यहाँ भी केले का ना सही दाम मिल पाता है, ना ही कोई सरकारी मदद ही मिल पाती है। हमारे यहाँ पल्प की एक इंडस्ट्री तो है, लेकिन अच्छी ब्रांड और कंपनी ना होने की वजह से बहुत मोल भाव होता है और दाम कभी उचित नहीं मिलता है। पल्प इंडस्ट्री में ऐसा क्या है? अरे भारत में इसका कारोबार 240 मिलियन डॉलर का है और तो और 2019 में मुख्यमंत्री जी समस्तीपुर में इसका उद्घाटन भी किए थे। अच्छा, लेकिन हाजीपुर में तो केला है ना। तो क्या हुआ, केला, लीची, अमरूद, टमाटर जैसे फलों का ही तो पल्प बना सकते हो और तो और तुम केला के रेशा से पर्दा बना सकते हो, थैला बना सकते हो, चटाई बना सकते हो। हम बाजार में देखे थे केला के पत्ता का प्लेट, कटोरी बन के बिकने लगा है। अच्छा, वही हम टीवी में देखे कि मखाना बेच रहा था, वही मखाना जो 300-400 का किलो बिकता है वही वहाँ दुगना तिगुना रेट पर बेच रहा था। हाँ, तो अब कंपनी वाला इसको अपने ब्रांड का लोगो लगा के बेचना शुरू कर दिया। तब लगता है तुम सरस मेला नहीं गए थे। काहे? सरस मेला में ऐसा क्या था? वहाँ हम देखे थे जूट का इतना सुंदर सुंदर गुलदस्ता था, चटाई था, पर्दा था और महिला लोग का पर्स भी था। 100-150 ग्राम जूट लगा होगा बनाने में और एक का कीमत 1000 रुपया, 1200 रुपया से भी ज्यादा था। भैया हमको तो लगा था कि जूट से केवल बोरे बनता है, तब तो मक्का से भी कुछ ना कुछ जरूर बनता होगा। हाँ, तो मक्का का स्टार्च या कॉर्नफ्लेक्स का तो पूरा दुनिया भर में डिमांड है। बस जरूरत है तो सरकार को एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की तरफ ध्यान देने की और प्रोत्साहित करने की। हाँ, तब तो सरकार को एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की तरफ और ध्यान देना चाहिए और प्रोत्साहित करना चाहिए। बस एक बार सरकार इधर विशेष ध्यान दे दे और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगाने वाले को बढ़ावा दे दे तो बिहार बहुत जल्दी तरक्की कर सकता है। और इस तरह अगर हम लोग बिहार के लीची, मखाना, मक्का, जूट उद्योगों के प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को बिहार में बढ़ावा देते हैं तो बिहार में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ेंगे और तो और बिहार की अपनी कंपनी बहुत सारे किसानों को बहुत ज़्यादा मुनाफा दे पाएगी। क्या हुआ इतनी थकी हारी सी नजर आ रही हो? क्या बताएं, बाजार गए थे, एक तो सब्जियां ताज़ी नहीं मिल रही, ऊपर से दाम भी इतने महंगे हो गए हैं। क्या? मैंने तो कल के अखबार में पढ़ा कि उचित मूल्य ना मिलने पर किसान सब्जियों को सड़कों पर फेंक रहे हैं और हाँ? तुम बात कर रही हो कि सब्जियां महंगी मिल रही है। हाँ, ये तो है। जानती हो अंशु, अगर सरकार डायरेक्ट प्रोक्यूरमेंट फ्रॉम फार्मर्स जैसी मॉडल लाए ना तो किसानों के साथ साथ हम कंज्यूमर्स को भी फायदा हो सकता है। और पता है तुम्हें, तमिलनाडु जैसे राज्य में ये मॉडल तो शुरू भी हो गया है। क्या? इससे हमारे कंज्यूमर्स और किसानों को क्या फायदा हो सकता है? जरा समझाना मुझे। देखो, डायरेक्ट प्रोक्यूरमेंट समझो जैसे बिहार के किसानों के द्वारा जो भी फल, सब्जियां, अनाज उगाई जाती हैं उन्हें बेहद कम दामों पर मंडी में जाके बेचना पड़ता है। अगर सरकार डायरेक्ट प्रोक्यूरमेंट जैसी मॉडल लाए, बिहार ताज़ा हर डिस्ट्रिक्ट के हर मार्केट प्लेस में इसे लगाई जाए ना
तो किसानों को सीधा सीधा मुनाफा तो होगा ही, साथ ही साथ हम कंज्यूमर्स को भी ताज़ी फल सब्जियां मिल पाएंगी। और पता है तुम्हें, ये जो बिचौलिए किसानों का हक मार देते हैं ना, वो भी नहीं रहेंगे। अच्छा ऐसा है, वाह ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। हाँ, आइडिया तो बहुत बढ़िया है, बस ज़रूरत है इसे इम्प्लीमेंट करने की। आशा करती हूँ कि बिहार सरकार डायरेक्ट प्रोक्यूरमेंट जैसे मॉडल बिहार ताज़ा हट पर ज़रूर विचार करेगी। धन्यवाद। क्या आपको पता है, हमारा वाणिज्य मंत्रालय इस बात का कयास लगा रहा है कि अगले साल तक विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन माने सेज में निवेश के करीब 2 खरब रुपए को पार कर जाएगा। ये सेज क्या है? सेज में किसी खास इलाके को कर्णांकित किया जाता है और उसमें टैक्स बेनिफिट के साथ साथ टैक्स हॉलिडे दिया जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां वहां अपना सेटअप करना चाहती हैं। तो फिर हमारे देश में कितने सेज लगे हैं अभी तक? अभी तक कुल हमारे देश में 513 स्पेशल इकोनॉमिक जोन को औपचारिक रूप से स्वीकृति मिल चुकी है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे बिहार में कितने सेज बने हैं? ये तो अफसोस की बात है कि हमारे बिहार में अभी एक भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं है। क्या हमारे बिहार में एक भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं है? ऐसा क्यों? असल कारण यह है कि बिहार सरकार भूमि अधिग्रहण विवाद में पड़ना ही नहीं चाहती। यही मुख्य कारण है जिससे सेज यहाँ पे नहीं डेवलप हो पाया है। अच्छा, मुझे कुछ और बताओ सेज के बारे में। आजकल तो सारे क्षेत्रों में ही सेज बन रहे हो, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, आईटी में हो, मैकेनाइजिंग में हो, टेक्सटाइल में हो और अन्य कई सारे। और तो और बिहार के यूनिट्स को पीएलआई के तहत बेनिफिट प्रदान हो, इसकी भी सुविधा करानी चाहिए। ये पीएलआई क्या है? पीएलआई मतलब होता है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, टेक्सटाइल सेक्टर में, केमिकल सेक्टर में दी जा रही है सुविधाएं हैं, वैसे टेक्सटाइल और लेदर सेक्टर में तो बिहार सरकार ने भी बहुत अच्छी प्रॉफिट के साथ योजना लाई है। ऐसी और भी योजना बिहार सरकार को बिहार में लानी चाहिए ताकि इससे बिहार का डेवलपमेंट हो। अरे फिर तो बिहार सरकार को सेज और पीएलआई पर काम करना ही चाहिए, जिससे कि बिहार का डेवलपमेंट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, विशेष राज्य का दर्जा जब तक बिहार को मिले ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन तब तक अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन जाता है तो वह सारी सुविधाएं पहले से ही बिहार को मिलने लगेंगी। बिल्कुल, सेज की शुरुआत तो होनी ही चाहिए। और जैसा कि हमें पता है, हमारे उद्योग मंत्री जी सेज को लेकर काफी गंभीर हैं, तो 2-3 सेज से तो शुरुआत होनी ही चाहिए। हाँ, फ्री तो इंडस्ट्री लगेगी तो रोजगार आएगा, और रोजगार आएगा तो बिहार का विकास होगा, और विकास होगा ही, सुनिश्चित होगा, निश्चित ही होगा। बिहारी के लाला जिया तू 1000 साला, जिया तू 1000। ओहो, गाना अच्छा गा लेते हो तुम। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई क्यों नहीं करते? यहाँ कहाँ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री भैया, और वो बम्बई जाके कितना कमाएंगे कि हमारा गुजारा हो पाएगा। अरे क्या बात करते हो भाई, क्या आप लोग जानते हैं हमारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री 2000 करोड़ की है। लेकिन भैया हमारे यहाँ तो फिल्म शूट होती ही नहीं है। हाँ, ये बात तो है, हमारे यहाँ फिल्म शूट नहीं होती है क्योंकि हमारे बिहार में फिल्म सिटी है ही नहीं। छोड़िए भैया, क्या जरूरत है फिल्म सिटी का, हमको तो फिल्म देखने से मतलब है ना, फिल्म तो हम देख ही लेते हैं। नहीं, फिल्म सिटी की बहुत जरूरत है हमारे बिहार में। अगर हमारे बिहार में फिल्म सिटी होती तो जो लोग जाके गुजरात सरकार और महाराष्ट्र में फिल्म शूट करते हैं वो यही फिल्म शूट करते और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता। सही कह रहे हैं, तब तो भोजपुरी फिल्म सिटी यहाँ बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। और तुम जानते हो बॉलीवुड इंडस्ट्री जो कि डायरेक्ट लगभग 8.5 लाख लोगों को रोजगार देती है और इनडायरेक्ट 18.5 लाख लोगों को। जब बॉलीवुड इंडस्ट्री इतने लोगों को रोजगार दे सकती है तो हमारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री क्यों नहीं दे सकती? सही कह रहे हैं भैया, तब तो यहाँ पे और नए नए बिजनेस को भी फलने फूलने का मौका मिलेगा। हाँ। जैसे होटल्स, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट्स और अन्य सारी आधुनिक सुविधाएं भी यहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगी। हाँ, उसके साथ साथ तुम्हारे जैसे लोगों को अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी। यहाँ वैसे युवा जो सुविधाएं के अभाव में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, अगर यहाँ फिल्म सिटी होती है तो वो भी आगे बढ़ेंगे। सही कह रहे हैं, तब तो हमें सरकार से आग्रह करना चाहिए कि बिहार में भी एक भोजपुरी फिल्म सिटी बनवाना चाहिए, और साथ ही साथ उसको उद्योग का दर्जा देना चाहिए। धन्यवाद। क्या तुम्हें पता है हमारे देश में आज़ादी से पहले 66 चीनी मिलें हुआ करती थी, जिसमें से 33 बिहार के पास था, और ये देश का 40% चीनी का उद्योग था। अच्छा, लेकिन आजकल तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ,
आज मात्र 4% ही चीनी का उद्योग दे पा रहा है। बस 4%? जी हाँ। 40 से 4%, इतना कम? ऐसा हुआ कैसे? क्योंकि सारी चीनी मिलें ठप पड़ने लगी। तो क्या हम चीनी मिल को दोबारा शुरू नहीं कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं मेरे भाई। यही चीनी मिलें हमारे राज्य में इतने सक्सेसफुल तरीके से चल रही थी और इतनी लाभ अर्जित कर रही थी, तो अब इसे बढ़ावा देने की जरूरत है। बिल्कुल। तब तो सरकार को बिहार में चीनी मिल लाने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि चीनी मिल में न केवल चीनी का ही उत्पादन होता है बल्कि पेपर, एथेनॉल और साथ साथ वहाँ पे पावर प्लांट भी लगाए जाते हैं, जिससे कि चीनी मिल का जो है मुनाफा बढ़े। हाँ, तो मैं तुम्हें एक और बात बता दूं। मढ़ौरा का चीनी मिल जो कि 600 एकड़ में विकसित है, सिर्फ यह एक अकेला चीनी मिल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूपों से हजारों लोगों को रोजगार दे सकती है। जब महाराष्ट्र में 150 चीनी मिलें हो सकती है, यूपी में 100 चीनी मिलें हो सकती है, तो हमारे बिहार में 50 चीनी मिलें क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल होनी भी चाहिए। और आज बदलते हुए समय के साथ ये जरूरत है कि बिहार में नई नई इंडस्ट्रियों को लाया जाए, और ये एक बड़ा पहलू हो सकता है। धन्यवाद। हेलो आकृति, कैसी हो? कब लौटी कोलकाता से? हाय मिलिंद, ठीक हूँ, बस कल सुबह ही लौटी हूँ। और देखो, लौटते वक्त तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लाई हूँ। अरे इसकी क्या जरूरत थी? वैसे मेरे अनुमान के हिसाब से ये तो जूट का प्रोडक्ट लगता है। सही कहा तुमने, जूट का ही प्रोडक्ट है। कितना खूबसूरत है ना? हाँ वो बात तो है, पर ये क्या आकृति, ये तो काफी महंगा है। अरे दोस्ती में कीमत क्यों देखते हो? बात कीमत की नहीं है, बात दोस्ती में कीमत की नहीं है। जूट की प्रोडक्शन तो हमारे बिहार राज्य में भी होती है, और ऐसी वैसी नहीं। हमारा बिहार राज्य पूरे भारत में तीसरे स्थान पर आता है जूट की खेती में। तीसरे स्थान पर आता है? इतनी खेती होती है? फिर भी मुझे तो मार्केट में ऐसा कोई सामान नहीं दिखता। वो इस वजह से क्योंकि हमारे राज्य के किसानों में जो दूसरे राज्य में कम दामों में रॉ मटेरियल बेच दिया करते हैं। दूसरे राज्यों में कम दामों में क्यों बेचते हैं? अगर अपने ही राज्य में प्रोसेस हो जाए तो ज्यादा दामों में बिकेगी। पर यहाँ प्रोसेस करने के लिए फैक्ट्रियाँ ही कहाँ हैं? कैसी बात करते हो? हमारे राज्य में कुल 4 फैक्ट्रीज हैं। मधेपुरा, सहरसा जैसे जिलों में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। वो बस कहने को 4 फैक्ट्रियां हैं, लेकिन एक्टिव में सिर्फ 3 ही है, और उनमें भी सिर्फ बोरा और रस्सी बनाए जाते हैं। अच्छा, तो यदि बंद पड़ी मिलें दोबारा चालू हो जाए और पुराने तकनीक से जो काम कर रही हैं वो आधुनिक तकनीकों से काम करे, तो हमारे राज्य में काफी मुनाफा हो सकता है। हाँ ये बात तो है, पर सिर्फ इतने से नहीं होगा, हमें कुछ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म भी देना होगा। हाँ, अगर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म मिलेगा तो सेलर को ज्यादा मुनाफा होगा और ज्यादा सामान मार्केट में आ सकेगा। हाँ ये बात भी सही है, लेकिन जब अगर हमें कुछ एडवर्टीजमेंट या अवेयरनेस भी फैलाना होगा लोगों के बीच में। हाँ, अगर लोग जूट का प्रोडक्ट खरीदने के लिए उत्सुक होंगे तो प्लास्टिक बैग्स को छोड़ जूट का इस्तेमाल करेंगे, और हमारे पर्यावरण के लिए भी काफी बेहतर होगा। हाँ, जूट एक बायोडिग्रेडेबल और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट भी है। बिल्कुल, और यदि दूसरे राज्यों में जूट का मार्केट आकर्षण का केंद्र हो सकता है तो हमारे बिहार राज्य में क्यों नहीं हो सकता? ये बात भी सही है, पर अब सरकार के पास तो हजारों काम होते हैं, सिर्फ एक जूट थोड़ी ना है बिहार के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। ये बात तो सही है, सरकार के पास बहुत सारे काम हैं, तो क्यों नहीं यूथ एंटरप्रेन्योरशिप को थोड़ी सी सरकारी कामों में सुविधा दे दी जाए? सिंगल विंडो सिर्फ कागज पर नहीं, वाकई में लागू कर दी जाए तो यूथ एंटरप्रेन्योर्स का साहस बढ़ा रहेगा और जूट इंडस्ट्री को थोड़ा आगे ले जा सकता है। बिल्कुल सही। अगर स्मॉल स्केल प्रोडक्शन करने वाले प्रोड्यूसर को अगर सरकार इनिशियल स्टेज में ही कुछ सहयोग दे दे, तो भविष्य में वे उन्हें लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हुए हम उन्हें पाया जा सकते हैं। हाँ, और जब इंडस्ट्री का विकास होगा तो हमारे बिहार में एम्प्लॉयमेंट और इनकम ग्रोथ भी काफी ज्यादा होगा और हमारे बिहार का पूरा डेवलपमेंट हो सकेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। अरे सुमित, क्या तुम बता सकते हो कि हम 5 सितंबर क्यों सेलिब्रेट करते हैं? हाँ, क्यों नहीं। इस दिन तो टीचर्स डे मनाया जाता है और यह दिन टीचर्स के लिए समर्पित है। अच्छा, और 1 जुलाई? 1 जुलाई? हाँ, उस दिन तो डॉक्टर्स डे को समर्पित किया जाता है। अच्छा, तो अब ये बताओ कि हम एंटरप्रेन्योर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं? एंटरप्रेन्योर्स डे? ये तुम क्या कह रही हो? ये तो कभी नहीं होता है। क्यों, एंटरप्रेन्योर्स को कोई दिन समर्पित क्यों नहीं है? क्या समाज को उनकी जरूरत नहीं? क्या एंटरप्रेन्योर्स के बगैर कोई राज्य, कोई देश विकास कर सकता है? अगर हम हमारे राज्य से, हमारे देश से सभी एंटरप्रेन्योर्स को हटा दें तो क्या हमारा राज्य, हमारा देश विकास कर सकेगा? बिल्कुल नहीं। इस ओर तो कोई ध्यान भी तो नहीं देता है। यही तो बात है जो हमें समझनी चाहिए कि एंटरप्रेन्योर्स का भी सम्मान हो, एंटरप्रेन्योरशिप का सम्मान हो। हाँ, सही कह रहे हो तुम। अक्सर देखा जाता है कि कई बार कई प्रोफेशन के लोगों को स्टेज पर बुलाया जाता है तो
उसका परिचय एक प्रोफेशन वाइज कराया जाता है। ये बहुत बड़े डॉक्टर है, ये बहुत बड़े इंजीनियर है, ये बहुत बड़े लॉयर है। लेकिन जब किसी एंटरप्रेन्योर को स्टेज पर बुलाया जाता है तो उनका परिचय एक समाज सेवी के रूप में कराया जाता है। हाँ बिल्कुल, आखिर उनकी यह पहचान क्यों छुपाई जाती है, क्यों उन्हें नज़र से देखा जाता है, क्यों नीची नज़रों से देखा जाता है? आखिर एक एंटरप्रेन्योर होने में क्या बुराई है? उन्हें समाज में कमतर क्यों माना जाता है, जबकि बगैर एंटरप्रेन्योर्स के कोई भी राज्य, कोई भी देश का विकास संभव नहीं है? बिल्कुल सही कहा तुमने। तो इन बात पर मैं इम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सम्मान हो और उन्हें सम्मान के नज़रों से देखा जाए। और हाँ, समाज और सरकार के द्वारा उन्हें वो समुचित सुविधाएं दी जाए, उन्हें वो मंच दिया जाए, उन्हें वो सम्मान दिया जाए जिसके वो हकदार हैं। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप को सम्मान मिलेगा तो अगली पीढ़ी जो वो एंटरप्रेन्योरशिप बनने के सपने देखेंगे, वो कुछ बड़ा करना चाहेगी। आज हम अलग अलग फील्ड में जाना चाहते हैं, हमारे माता पिता हमें हर फील्ड में प्रमोट करते हैं, लेकिन हमें एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कोई प्रमोट नहीं करता। ऐसा क्यों? हमें इस सोच को बदलना होगा और इस दिशा में भी सरकार को कदम उठानी चाहिए। और प्रत्येक जिलों में एंटरप्रेन्योरशिप के लिए पुरस्कार होना चाहिए। प्रत्येक युवा उद्यमियों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें सम्मानित करना चाहिए और उन्हें एक आइकन के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर यही उद्यमी जो हैं वो टैक्स तो भरेंगे और जॉब भी देंगे। और अगर सभी दुकानें बंद कर दिया जाए, सभी फैक्ट्रियां बंद कर दिया जाए तो हमारे ग्राहकों के लिए वस्तुओं का मिलना मुश्किल हो जाएगा, यहाँ तक कि वस्तुओं की कीमत भी बढ़ जाएगी। तो एंटरप्रेन्योरशिप का जरूरत सिर्फ टैक्स के लिए नहीं बल्कि कंज्यूमर्स के लिए भी होना चाहिए। थैंक यू। हमारे देश में आजकल एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है और वो है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्कॉलर और स्टार्टअप की ओर युवाओं का झुकाव। बीते वर्ष 2022 में हमारे देश में लगभग 80,000 नए स्टार्टअप शुरू किए गए हैं। तो इसमें से बिहार में कितने हुए हैं? लेकिन चिंता की बात यह है कि हमारे बिहार में केवल 300। इसलिए हमारे बिहार में भी इस ट्रेंड को बहुत जोर शोर से आगे बढ़ाने की जरूरत है। भाई तो मुझे एक बात बताना, हम लोग बिहार में इस ट्रेंड को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? बिहार में इस ट्रेंड को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को हर एक जिले में एंटरप्रेन्योरशिप इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना करनी होगी, जहां जो भी स्टार्टअप खोलना चाहें उन्हें प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। अरे भाई तुम डिस्ट्रिक्ट में से खोलने की बात करते हो, यहाँ हमारा कॉलेज के स्टूडेंट स्टार्टअप में अच्छा कर सके, इसके लिए सीमेज पाटलिपुत्रा में एंटरप्रेन्योरशिप इंक्यूबेशन सेंटर खोला जा रहा था, लेकिन विगत 3 सालों से सरकार के अनुमति के लिए ये रुका हुआ है। अगर सरकार इसको ये अनुमति दे दे तो सीमेज एंटरप्रेन्योरशिप को एक ऊंचे लेवल पर ले जा सकता है। साथ ही साथ प्रोत्साहित करने के लिए सरकार एक एनुअल मीट का भी आयोजन कर सकती है, जहां अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से चुने हुए लोग आकर अपने स्टार्टअप के आइडियाज को शेयर करें और जो अच्छा आइडियाज हो उन्हें सम्मानित किया जाए, उन्हें प्रॉपर सुविधा दी जा सके। भाई तो इसके लिए तो लोगों को अपना मेंटलिटी चेंज करना पड़ेगा। हाँ, मनस्थिति में बदलाव तो जरूरत है, क्योंकि जब तक मनस्थिति नहीं बदलेगी तब तक परिस्थिति कैसे बदलेगी। आज लोग IIT और मेडिकल की पढ़ाई क्लास 8 से ही शुरू कर रहे हैं, तो फिर एंटरप्रेन्योरशिप की पढ़ाई क्यों नहीं हो सकती शुरू? तो भाई तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि अगर सरकार हमारे स्कूल के करिकुलम में एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के रिलेटेड अगर कोई सब्जेक्ट ला देती है तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। बिल्कुल, और साथ ही साथ सरकार को तो इतना कंपल्सरी कर ही देना चाहिए कि कॉलेज के एक सेमेस्टर में एंटरप्रेन्योर्स का एक सब्जेक्ट जरूर हो। दैट्स ऑल, थैंक यू। भाई कहाँ से आ रहे हो? तो कॉलेज से आ रहे हैं। तुम कॉलेज भी जाते हो? हाँ कॉलेज जाते हैं ना, साल में 2 बार कॉलेज जाते हैं, एक बार एडमिशन करवाने, दूसरी बार एडमिट कर लेने। बस 2 बार? इससे क्या होगा? इससे तो बस डिग्री मिलेगी, कोई स्किल तो नहीं बढ़ेगा। हाँ, स्किल तो डेवलप नहीं होता है, बस डिग्री ही मिलती है, क्योंकि हमारे बिहार में कोई ऐसा यूनिवर्सिटी ही नहीं है जहाँ जो स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटी हो। हमारे राज्य में स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये रोजगार को बढ़ावा देगा, जिससे बेरोजगारी कम होगी। और हाँ, स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटी का सीधा संबंध रोजगार से है। हमें बिहार सरकार से ये आग्रह करनी चाहिए कि स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए, क्योंकि ये युवा की जरूरत है, बिहार राज्य की जरूरत है, और इस जरूरत को हमें जल्द से जल्द पूरी करनी चाहिए। और साथ ही साथ उन लोगों का साथ दिया जाए जो ऐसा यूनिवर्सिटीज और कॉलेज खोलना चाहते हैं। थैंक यू। एंटरप्रेन्योर्स को आज भी इस दफ्तर से उस दफ्तर, इस ऑफिसर से उस ऑफिसर, हर जगह चक्कर लगाना पड़ता है। कई बार सुनने में आया कि सिंगल विंडो क्लियरेंस होगा, लेकिन वो खिड़की कहाँ है अब तक पता नहीं चला। थैंक यू। Thank you so much, students.